हेलो फ्रेंड्स, आरडीएम इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी से आप लोगों की चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी के बारे में जानने से पहले हमारी जो सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो टेंस होती है। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग टेंस के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और आप इस वीडियो के माध्यम से टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेंस जिसको हिंदी में कहते हैं काल, और टेंस का मतलब होता है क्रिया का रूप जो होता है, क्रिया की तमाम प्रकार की जो क्रिया की अवस्थाएं होती हैं उसी को हम टेंस कहते हैं। जैसे कभी कभी हम ये भी पा सकते हैं, कुछ लोग टेंस को ही एक टाइम के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, टेंस को टाइम ही बता देते हैं, लेकिन टेंस और टाइम में अंतर होता है। टेंस का मतलब क्रिया का रूप, क्रिया की जो परिवर्तन होते हैं वो टेंस कहलाते हैं, और जबकि एक समय का जो एक क्रिया का जो अर्थ होता है, समय का जो अर्थ होता है, हम उसी को हम समय कहते हैं। समय में और टेंस में यही एक हल्का सा अंतर होता है। टेंस के बारे में जैसा कि आप लोग अभी जाने, टेंस का मतलब क्रिया का रूप, क्रिया के रूप को ही हम काल कहते हैं। और टेंस को हम तीन भागों में बांटते हैं। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। टेंस इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, और इसमें से एक जो पहला है वो है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, और दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम कहते हैं भविष्य काल। तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो जो समय का एक चक्र जो चलता है, जैसे कभी कभी कई लोग बता देते हैं टेंस मतलब समय ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही लें, जैसे हम कह दें कि वह जाता है, तो वह जाता है, इसका मतलब यह तीनों टेंस का बोध कराता है। जाता है, इसमें एक आदत का बोध होता है, यह पास्ट के बारे में भी बताता है और प्रेजेंट के बारे में भी बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है। अगर हम इसके समय के एकदम अर्थ को अगर गहराई से निकालते हैं तो इस एक ही वाक्य से हम तीनों कालों का बोध करते हैं। तो जो टेंस होता है, टेंस क्रिया के रूप को ही हम टेंस कहते हैं। और जो टेंस होता है इसको तीन भागों में बांटा जाता है, एक प्रेजेंट, एक दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो वर्तमान में जो जितनी चीजें चल रही हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो बन रहा है, आप पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। अभी कुछ चीजें जो बाद में अभी जो बीत चुकी हैं चीजें, वह पास्ट टेंस है। अभी कुछ चीजें जो अभी आने वाली जो चीजें हैं, आने वाला जो समय है, वह फ्यूचर होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो टेंस है, टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, और वह है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये जो तीन टेंस हैं, इन तीनों टेंसेज को हम क्रमशः चार भागों में बांटते हैं। और इसमें देखेंगे ईच टेंस इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे एक इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित,
कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है पूर्ण निरंतर। तो फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान देते हैं, ये जो 3 टेंस हैं ये इन्हीं 4 भागों में बांटे गए हैं। इन प्रत्येक टेंसेज का यह 4 पार्ट है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही प्रक्रिया फ्यूचर के साथ भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार से इसकी हिंदी भी बनेगी। अगर हम वर्तमान को लेते हैं तो वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान निरंतर काल, वर्तमान पूर्ण काल। इसी प्रकार से हम तीनों टेंसेज के साथ इस प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं। और टेंस 3 प्रकार का होता है, और ये तीनों चार प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर 3 गुणित 4, कुल मिलाकर 12 टेंस आपको पढ़ने हैं, और इन 12 टेंसेज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसमें हम सर्वप्रथम सबसे पहले हम टेंस के दौर में पहला टेंस हम पढ़ेंगे, और पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत। तो वर्तमान अनिश्चित काल का मतलब होता है कि कोई भी कार्य वर्तमान अनिश्चित काल के अंतर्गत वो सेंटेंस आते हैं जिन सेंटेंसेस के अंतर्गत कोई भी कार्य अनिश्चित समय में किया गया हो, या किसी वह कार्य जिस कार्य से हमको एक आदत की बोध होती है, आदत का हमें पता चलता है। जैसे राम स्कूल जाता है कि उसकी कोई एक दिन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन बल्कि राम स्कूल जाता है, इसका मतलब यह उसकी आदत का एक भाग है। इट इज ए क्वालिटी, इट इज ए पार्ट ऑफ हिज हैबिट। उसकी आदत का एक भाग है कि वह स्कूल जाता ही है। मतलब वो पहले भी जाता था, अब भी जाता है, और आशा भी ऐसी है कि इन फ्यूचर टू ही विल गो टू स्कूल। तो एक आदत की बोध होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत एक आदत की बोध होती है, आदत का बोध होता है। और यहां पर वाक्य को, अगर जिस वाक्य को हम हल करना चाहते हैं, या जो वाक्य है उसको जो पहचानने का तरीका होता है, उस वाक्य के अंत में, इसका मतलब कि क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में का मतलब क्रिया के अंत में। आप वाक्य के अंत में अगर तातेती अगर खोजेंगे तो वहां चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अगर कोई वाक्य है उसके अंत में वहां क्रिया है, उस क्रिया में अगर ता, ते, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं, यह याद रखना है कि ऐसे शब्द जिन शब्दों से एक आदत का बोध होता है, ऐसी क्रियाएं जो एक आदत का बोध कराएं, वे क्रियाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती हैं। तो हम पहचान में लिखते हैं, पहचान इसका जानते हैं कि अगर कोई भी वाक्य है और उस वाक्य के अंत में अगर हम पाते हैं ता है, ती है, ते हैं, ताऊ आदि शब्द आता है। अगर ऐसी क्रियाएं, ऐसा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आता है, इसमें सहायक क्रिया मित्रों प्रयोग की जाती है,
जो सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है वह सहायक क्रिया दो होती है। एक होता है डू और एक होता है डज। दो सहायक क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, डू और डज। यहां पर टेंस को हल करने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हल करने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। उस रूल्स के अंतर्गत पहली चीज ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी कर्ता होते हैं, वे सभी कर्ता दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं। एक भाग को एक वचन बनाया जाता है, दूसरे भाग को बहुवचन बनाया जाता है। तो एक वचन के अंतर्गत आते हैं ही, सी, इट, नेम। और नेम ऐसे नेम जो सिंगुलर नंबर का बोध कराएं, जो सिंगुलर नंबर का बोध कराएं, अर्थात जो एक वचन कर्ता का बोध कराता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, उसे हम एक वचन कर्ता कहते हैं। तो ही, सी, इट, नेम, यह जो होता है इसको हम पूरे को मिलाकर इसे सिंगुलर नंबर बनाते हैं, अर्थात हम इसे एक वचन कर्ता कहते हैं। और दूसरे पार्ट में आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे। और अगर कोई नाम भी अगर आ जाता है जो प्लूरल नंबर का बोध कराता है, मतलब कोई ऐसा नाम जिससे हम बहुवचन के बारे में जानते हैं, कोई बहुवचन कर्ता का बोध कराता है, तो दैट नेम वुड बी इंटरमिंगल्ड इनटू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स एंड इट इज कॉल्ड एन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ये बहुवचन कर्ता होते हैं, बहुवचन कर्ता होते हैं। तो इसी के अनुसार जो सहायक क्रियाएं हैं वे सहायक क्रियाएं इन्हीं के अनुसार प्रयोग की जाती हैं कि बहुवचन कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं और जबकि एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। मित्रों याद रखना है, एक वचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो आपके सामने है और बहुवचन के सामने भी जो चीजें आती हैं, दोज थिंग्स आर आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। और उसके बाद का जो मैटर है, दूसरे नियम के अंतर्गत अगर हम रूल नंबर दूसरा देखते हैं तो रूल नंबर दूसरे के अंतर्गत, रूल नंबर सेकंड के अंतर्गत जो वाक्य है, अगर वह वाक्य साधारण वाक्य है, स्वीकारात्मक वाक्य है, जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि अगर हम किसी बात को कहते हैं और वह एकदम स्वीकार योग्य बातों को कहते हैं, स्वीकार की गई बातों को कहते हैं, तो वह स्वीकारात्मक वाक्य होता है। जैसे कि राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ाता है, वह रोता है, धोता है, खाता है, पीता है, सोता है। मतलब कोई भी चीजें ऐसी हुई जिनमें स्वीकार करने की बात आई, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसमें न किसी चीज के बारे में मना किया जाए और न किसी चीज के बारे में प्रश्न पूछा जाए, तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आप जाने, अगर वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में है अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य है, तो स्वीकारात्मक वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया जो होता है, यह जो सहायक क्रिया डू और डज है, इस डू और डज का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों ध्यान रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि
अगर कर्ता एक वचन होता है, कर्ता एक वचन है, जिसे कर्ता के अंतर्गत अगर ये मैटर्स आते हैं, ही सी इट नेम, अगर कर्ता एक वचन है तो जो वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया होगी उस क्रिया में हम या तो यस लगा देंगे और या तो ईयस लगा देंगे। उस क्रिया के अंत में हम यस या ईयस का प्रयोग करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि यस या ईयस मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे, कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जहां यस का प्रयोग होगा और कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी जहां ईयस का प्रयोग होगा। तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे? इसके बारे में एक सीधा सा रूल है कि अगर जिस क्रिया के अंत में यस, डबल यस, यस यच, सी एच, ओ यक्स, अगर इस प्रकार की ये अगर अक्षर आते हैं, ये अक्षर याद रखना बंधुओं कि यस, डबल यस, सी, यस एच, सी एच, ओ यक्स, अगर इतने अक्षर किसी भी क्रिया के अंत में आते हैं, अगर कोई क्रिया है उस क्रिया के अंत में अगर ये शब्द आते हैं तो उनके साथ हम क्रिया में अगर कर्ता एक वचन है तो उस क्रिया में हम ईएस लगाते हैं, और बाकी कोई भी क्रिया हो सकती है, उस क्रिया के अंदर में कोई भी अक्षर होता है, इन अक्षरों को छोड़कर अगर कोई भी अक्षर होता है तो हमें वहां पर सिर्फ यस का प्रयोग करना है, वहां सिर्फ हम यस का प्रयोग करेंगे। यह बात याद रखना है। और अगर कर्ता बहुवचन है, अगर कर्ता बहुवचन है तो अगर कर्ता के बहुवचन होने पर हम क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि क्रिया की एकदम सेम अवस्था, सेम फॉर्म को ले जाकर वहां पर रख देते हैं। छोटे से एग्जाम्पल्स में अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने दिया कि राम जाता है, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया कि राम जाता है। आपको पता है राम एक नाम है, आपको पता है राम एक नाम है और सिंगुलर नंबर है, प्लूरल भी नहीं है, राम कोई अकेला व्यक्ति है। तो जब सिंगुलर नंबर है, वाक्य भी साधारण है, एकदम साधारण वाक्य है, इसमें न तो यह निगेटिव है न यह इंट्रोगेटिव है। तो वाक्य के साधारण होने पर मैंने पहले ही बताया कि कर्ता एक वचन होने पर क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग कर दिया जाता है। तो राम पहले रखेंगे राम। अब जाता है, जाना की अंग्रेजी होती है गो, राम गो। अब कर्ता एक वचन तो मैंने कहा क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। मैंने ये भी बताया कि अगर क्रिया के अंत में यस, डबल यस, यस एच, सी एच, ओ यक्स अगर इतने अक्षर हैं तो वहां पर ईएस लगाएं। तो यहाँ पर ओ है और ओ इसके पास है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ईएस का प्रयोग होगा, राम गोज। और इसी वाक्य को अगर देखते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रखकर देखते हैं, जैसे मैं खाना, मैं खाता, मैं खाता। अब मैं करता है मैं का मतलब आई, अब खाना का मतलब अंग्रेजी ईट, आई ईट। करता बहुवचन, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं। इसी प्रकार से कुछ बड़े वाक्य लेंगे, जैसे मीना स्कूल जाती है, मीना स्कूल जाती है। कर्ता कौन है? कर्ता है मीना। मित्रों, हमें पहले कर्ता क्रिया कर्म के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, और क्रिया मतलब जो कार्य हो रहा हो। जैसे इसमें कार्य हो रहा है जाने का, और जा कौन रहा है? मीना जा रही है। और इन्हीं दोनों का जो एक परिणाम होता है, स्कूल से मीना जाएगी, उसका परिणाम होगा कि वह स्कूल पहुंचेगी। जो परिणाम होता है वो वही कर्म होता है बंधुओं, ये कर्म होता है। तो ये होता है कर्ता, जो कार्य करने वाला हो, जो कार्य हो रहा हो, वह होता है क्रिया। यह कर्ता क्रिया कर्म।
जब अंग्रेजी हम प्रयोग करते हैं तो पहले हम कर्ता रखते हैं, फिर क्रिया रखते हैं और फिर लाकर हम यहाँ पर कर्म को भी प्रयोग करते हैं। अब जैसे मीना स्कूल जाती है तो मीना, अब जाना की अंग्रेजी गो, आप जानते हैं मीना एक वचन करता है तो इसमें ईएस लगेगा। इसको भी बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं अभी मैंने बताया इसके बारे में। मीना गोज टू स्कूल। अब टू का प्रयोग कहां से आया, ये समस्या हो सकती है। तो ये बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अगर हम किसी स्थान से जुड़ने के लिए जा रहे हैं वहां पर हम टू का प्रयोग बिना किसी हेसिटेशन के हम वहां प्रयोग कर सकते हैं। टू का मतलब एक इसका अर्थ को भी होता है, को। जैसे कि मीना स्कूल जाती है तो मीना स्कूल को जाती है। यह भाव, यह सेंस इस सेंटेंस में छिपा हुआ यह सेंस है, लेकिन अंग्रेजी में उसे हमें प्रदर्शित करना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो हिंदी में साइलेंट होते हैं, अंग्रेजी में दिखा दिए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में दिखाई देते हैं लेकिन अंग्रेजी में साइलेंट हो जाते हैं। जैसे इसी प्रकार से एक वाक्य जब आप आगे ट्रांसलेशन पढ़ते रहेंगे तो उस दौरान हम इस प्रकार के वाक्यों को आपको बताते रहेंगे। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। वे मतलब वे की अंग्रेजी दे, खेलते हैं, खेलना की अंग्रेजी प्ले। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, पहले कर्ता फिर क्रिया और फिर कर्म। तो वे खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब चूंकि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया में हमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। और एग्जाम्पल्स में जैसे महेश किताब पढ़ता है, महेश किताब पढ़ता है। करता है महेश और क्रिया मैंने बताया जस्ट अबाउट वर्ब, दैट वर्ब इज दैट थिंग्स, दैट वर्ड विच शोज एनी काइंड ऑफ वर्क विच डोनेट्स एक्शन। वर्ब उसी को कहा जाता है जो किसी कार्य को दर्शाए, क्रिया कार्य को दर्शाता है। तो कार्य यहां पर पढ़ने का हो रहा है तो महेश पढ़ता है, पढ़ने की अंग्रेजी रीड, रीड में हमने लगाया यहां यस। क्यों लगाया? क्योंकि महेश एक नाम है और सिंगुलर नंबर है, मतलब एक वचन है। तो महेश रीड्स बुक, बुक का मतलब किताब। महेश रीड्स बुक मतलब महेश किताब पढ़ता है। इसके बाद एक जो हमारी बड़ी समस्या होती है प्रयोग करते समय, कभी कई विद्यार्थियों के पास इस प्रकार की समस्या आती है। वो जब कहते हैं एक अपना की अंग्रेजी को लेकर, जब वो कहते हैं सर कहीं पर अपना की अंग्रेजी हिज लग जाती है, कहीं माई लगता है, कहीं देयर लग जाता है, कहीं कुछ भी लग जाता है। तो इस प्रकार से अपना की कई अंग्रेजी को लेकर वो कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अपना शब्द की अंग्रेजी हमेशा कर्ता के अनुसार वह प्रयोग की जाती है। और जब हम कर्ता के बारे में ध्यान नहीं देते हैं तो वहीं हमें समस्या मिल जाती है और वहीं से हम समस्याओं का सामना करते हैं। तो ट्रांसलेट करते समय हमें इस प्रकार की अंग्रेजी को अगर हम अपना शब्द उसमें पाते हैं तो हमें तुरंत कर्ता के बारे में विचार करना चाहिए। एंड जस्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी मस्ट यूज द इंग्लिश ऑफ अपना। जैसे अगर कर्ता के अनुसार ही अपना शब्द की अंग्रेजी प्रयोग होती है। अगर कर्ता आई हो तो अपना की अंग्रेजी माई प्रयोग की जाए। और अगर कर्ता वी हो, अगर कर्ता वी हो तो अपना की अंग्रेजी आवर। अगर कर्ता यू हो तो अपना की अंग्रेजी योर।
अगर कर्ता दे हो तो अपना की अंग्रेजी दियर, अगर कर्ता ही हो तो अपना की अंग्रेजी हिज, अगर कर्ता सी हो तो अपना की अंग्रेजी हर, और अगर कर्ता इट हो तो अपना की अंग्रेजी इट्स। अब यहीं पर अगर कर्ता कोई नाम है, नेम है, और वह नाम कोई मेल है अर्थात वह कोई पुरुष है, तो वहां पर हम अपना की अंग्रेजी प्रयोग करते हैं हिज। और अगर यही जो नाम है, अगर यही नाम फीमेल हो जाए, मतलब किसी महिला का नाम आ जाए, तो वहां पर हम अपना की अंग्रेजी हर प्रयोग करेंगे। और अगर यही नाम चाहे मेल भी हो सकता है, चाहे मेल हो और या यह फीमेल हो, और लेकिन अगर इसी में प्लूरल नंबर हो, मतलब प्लूरल नंबर का मतलब कि बहुवचन, अगर वह नाम बहुवचन है, चाहे वह मेल हो, चाहे वह फेमिनाइन जेंडर हो, और चाहे मैस्कुलिन जेंडर हो, अर्थात चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन अगर प्लूरल है तो वहां पर हम अपना की अंग्रेजी प्रयोग करते हैं दियर, अपना की अंग्रेजी प्रयोग करते हैं मित्रों, दियर का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज बटन दबाकर आप उसको कहीं पर लिख भी सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से पूरा नोट्स तैयार कीजिए और इसको बनाइए। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूं, मैं अपना पाठ याद करता हूं। अब करता है मैं की अंग्रेजी होती है आई, ये सभी लोग जानते हैं। याद करना मतलब लर्न, पहले करता फिर क्रिया, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट कि आई लर्न अपना अंग्रेजी, अपना शब्द आया तो यह अपना शब्द सीधे इसका रिलेशन सब्जेक्ट से है, तो अपना मतलब कि अब यहां माई होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है अगर करता आई हो तो अपना की अंग्रेजी माई। आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूं। सेकेंड अगर नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे वे अपना भोजन पकाते, वे अपना भोजन पकाते हैं, तो वे का मतलब दे, पकाते हैं कुक, अपना भोजन, अब दे बहुवचन करता है इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगा, ये ध्यान रखना है। और दे कुक अपना भोजन, मतलब दे के अनुसार अपना शब्द की अंग्रेजी प्रयोग होगी। अगर कर्ता अगर इसमें अगर आते हैं, इस स्ट्रक्चर में आप आते हैं, तो अगर कर्ता दे हो तो अपना की अंग्रेजी दियर, दे कुक दियर भोजन अर्थात फूड, दे कुक दियर फूड। नेक्स्ट एग्जांपल में तुम अपनी किताब पढ़ते हो, तुम अपनी किताब पढ़ते हो, करता तुम का मतलब अंग्रेजी यू, पढ़ना इसकी अंग्रेजी रीड, अपनी किताब यू, करता यू, अपना की अंग्रेजी करता यू तो अपना की अंग्रेजी योर, यू रीड योर बुक। इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स आप लिखिए और कई एग्जाम्पल्स लिखिए, खुद से बनाइए, उसको सॉल्व करिए और इसमें खुद आप सीखते रहिए। और इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही, और आगे फिर से हम अगर नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो टेंस के बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा होगी, और आशा करते हैं तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। धन्यवाद।